Hello, good morning to all my dear students, and today we are going to discuss about the sexual reproduction in flowering plants. क्लास 12 में अभी हमने इससे पहले की वीडियो में पॉलिन पिस्टिल इंटरेक्शन पर डिस्कस कर रहे थे, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आपके सामने यहाँ पे पॉलन पिस्टिल जो इंट्रैक्शन है, यहाँ पे द पिस्टिल हैज़ द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, यानी जो पिस्टिल है फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, उसमें ये योग्यता होती है पहचानने की कि द पॉलन वेदर इट इज़ द राइट टाइप, कि वो पॉलन ग्रेन्स क्या है, राइट है, ठीक है, कंपैटिबल है, और अथवा द रॉन्ग है, गलत है, तो उसे इनकम्पैटिबल। The pistil accepts the right type of the pollen and promotes fertilization and rejects the pollen of other species। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पालन है उसको पिस्टिल एक्सेप्ट करेगी या नहीं। अगर पिस्टिल उसको एक्सेप्ट करती है तो इसका मतलब जो राइट टाइप पॉलन ग्रेन्स हो सकता है, एंड प्रमोट्स फर्टिलाइजेशन को फिर आगे प्रमोट्स करेगा, रिजेक्ट द पॉलन ऑफ अदर स्पीसीज, और यदि वो अदर स्पीसीज का होगा तो उसको रिजेक्ट कर देगी, ठीक है ना। तो वो इनकम्पैटिबल पॉलन ग्रेन्स ऑफ द सेम स्पीसीज। आइए आगे देखते हैं ग्रोथ ऑफ द पॉलन ट्यूब। जो पॉलन ट्यूब का ग्रोथ किया गया है, तो आप देखते हैं यह एक फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, जिसमें स्टिग्मा है, स्टाइल है एंड ओवरी है। ओवरी के अंदर ओयूल्स है, ठीक है ना, और ओयूल्स में ही यहाँ हमने एक मैच्योर एम्ब्रियोसाइट का स्ट्रक्चर भी बनाया है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स कहाँ पे, स्टिग्मा पे अगर ये ट्रांसफ़र हुए तो पॉलन ग्रेन्स क्या हुआ, जर्मिनेट हो करके, यानी कि उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, और पिस्टिल ने उसको क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। तो पॉलन ग्रेन्स पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन करके जो है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करके वो सीधे कहाँ पे, अब जो है एम्ब्रियोसाइक का के पास पहुँचती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि 2 मेल गैमेट्स होते हैं और एक जो है वेजिटेटिव सेल्स होती है। तो यहाँ पे जो 2 मेल गैमेट्स हैं, तो इसमें सिनर्जिड सेल्स क्या करती है कि एक सेल्स के पास पहुँचने में हेल्प करती है, और हेल्प करने के बाद ये फर्टिलाइज होता है। जो इसका सेकंड है मेल गैमेट, वो किसके पास पहुँचता है, पोलर न्यूक्लियाई के बाद पहुँच करके उस पर यहाँ पे फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ तक की बात रही कि ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। अब थोड़ी सी बात आती है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की। थोड़ी सी बात किसकी आती है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की। आर्टिफिशियल, ठीक है ना, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो आर्टिफिशियल जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कृत्रिम संकरण। किस लिए किया जाता है, ये कृत्रिम संकरण इसलिए होता है कि आर्टिफिशियल इज वन ऑफ द मेजर अप्रोच ऑफ ए क्रॉप इम्प्रूवमेंट्स प्रोग्राम्स, यानी कि जो फसल की उन्नति के लिए प्रोग्राम्स जो किए जाते हैं, उसमें इन सच क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट्स, यानी कि उसमें जो है क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट्स प्रयोग करके क्या होता है कि इट इज़ द इम्पॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट ओनली द डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स। तो हम करते हैं कि क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट्स में जो पॉलन ग्रेन्स डिजायर्ड होते हैं या जो अच्छे होते हैं, ठीक है, तो वही पॉलन ग्रेन्स ही केवल स्टिग्मा पर डाले जाते हैं, किसके लिए, पॉलिनेशन के लिए, ठीक है। एंड फ्रॉम द कंटामिनेशन फ्रॉम अनवांटेड पॉलन ग्रेन्स, जिससे कि जो अवांछित पॉलन ग्रेन्स हैं उसको स्टिग्मा पे तक आने से रोका जा सके, ठीक है। अब अगर मान लीजिए रोका जा सके, तो दिस इज अचीव्ड बाई इमस्कुलेशन एंड बाइंडिंग टेक्निक्स। तो यानी कि ये जो मेथड्स है, इसी को ही हम इमस्कुलेशन एंड बाइंडिंग टेक्निक कहते हैं, ठीक है।
तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में आपने क्या देखा कि जो ये एक प्रकार के किसके लिए है, ये है क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, ठीक है ना। फसल की उन्नति के लिए जो प्रोग्राम रखे जाते हैं उसमें कौन सा पॉलन ग्रेन्स डिजायर्ड्स है, कौन सा अनडिजायर्ड्स है, ठीक है ना। तो उसकी पॉलिनेशन के लिए कहीं ऐसा ना हो कोई अनडिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे आके फर्टिलाइज करे, तो हम अपने मन के अनुसार ही फसलों को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि इफ़ द प्लम पेरेंट्स, इफ़ द फीमेल पेरेंट्स बियर्स बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, मान लीजिए कि कोई फीमेल पेरेंट्स है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स को धारण किए हुए है, तो रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लावर बड बिफोर द एंथर इज यूजिंग ए पेयर ऑफ फोर्सेप्स नेसेसरी। जब आप एक फीमेल पेरेंट्स के बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, उसमें मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं, एंड्रोसियम एंड गायनोसियम, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसके एंथर को रिमूव कर देते हैं, किससे, फ्लावर बड, ठीक है ना, पुष्पकलिका, पुष्पकलिका से उसके एंथर को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, बिफोर द एंथर डेहिस, यानी कि एंथर के डेहिस होने से पहले, किसके माध्यम से, यूजिंग अ पेयर ऑफ फोर्सेप्स नेसेसरी, एक चिमटी के माध्यम से जो है उसके एंथर को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। दिस स्टेप रिफर टुवर्ड्स द इमस्कुलेशन। तो याद रखिएगा बेटा, क्या याद रखेंगे कि इमस्कुलेशन, इमस्कुलेशन, इमस्कुलेशन में क्या किया गया है, यही किया गया है कि एक बाइसेक्सुअल फ्लावर में जिसमें मेल और फीमेल दोनों होते हैं, उसको मान लीजिए यहाँ पे ये फ्लावर का फीमेल पार्ट है, ये मेल पार्ट है, तो फोर्सेप्स के माध्यम से इसको क्या किया गया, फोर्सेप्स के माध्यम से इसको रिमूव कर दिया गया, ठीक है। जब इसको रिमूव कर दिया गया तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इमस्कुलेशन कहते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इमस्कुलेशन कहते हैं। इमस्कुलेशन फ्लावर हैव टू बी कवर्ड विथ ए बाइक सुस्टेबल साइज। भाई इमस्कुलेशन जो फ्लावर्स होते हैं उनको कवर्ड करने, सुरक्षित करने के लिए उनका जो एक बैग है जनरली मेड अप किससे, वाटर पेपर वाले में, या तो कवर कर सकते हैं या तो टू प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ इट्स स्टिग्मा, ठीक है ना, यानी कि जिससे कि स्टिग्मा पे जो है और अन्य भी कोई पॉलन ग्रेन्स ना आ सके, विथ अनवांटेड पॉलन ग्रेन्स के साथ। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बैगिंग। तो इमस्कुलेशन और उसके बाद में बैगिंग, ये भी दो चीज़ याद रखिएगा कि बैगिंग क्या है। बैगिंग जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पॉलन ग्रेन्स को क्या है कवर्ड करके रखा जाता है, ठीक है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं, बैगिंग मेथड कहते हैं। तो ये तो रहा यहाँ तक की बात, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट हम देखते हैं, आगे हम नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं और उस पॉइंट का नाम है डबल फर्टिलाइजेशन। क्या नाम है, डबल फर्टिलाइजेशन। तो अभी तक तो आपने देखा कि एक फ्लावर के अंदर पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट करके पॉलन ट्यूब का निर्माण कर लिया। अब पॉलन ट्यूब का निर्माण करने के बाद उस ओवरी के ओव्यूल्स के अंदर यानी एम्ब्रियो सैक में क्या करेगा, इंटर करेगा, ठीक है। तो जब इंटर करेगा तो उसके आगे की प्रोसेस की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं ये डबल फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है, तो इसमें क्या किया जाएगा कि आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड सेल्स, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि सिनर्जिड सेल्स में, एक सिनर्जिड सेल्स में क्या होती है, इंटर होने के बाद पॉलन ट्यूब रिलीज, जो पॉलन ट्यूब इंटर कर दी सिनर्जिड सेल्स के अंदर, रिलीज 2 मेल गैमेट्स, कितने मेल, 2 मेल गैमेट्स, ठीक है ना, इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड सेल्स। तो सिनर्जिड सेल्स के साइटोप्लाज्म में क्या किया गया, पॉलन ट्यूब ने 2 मेल गैमेट्स को क्या किया, रिलीज कर दिया। बात समझ गए, क्या किया, क्या कर दिया, रिलीज कर दिया।
जैसे कि आप यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं अभी जो बनाया है फिगर। मान लीजिए ये क्या है, पॉलन ग्रेन्स है, और ये पॉलन ग्रेन्स क्या हुआ, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करके, किसका फॉर्मेशन करके, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करके, और यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड की तरफ क्या है, एक सेल्स और सिनर्जिड सेल्स, एंटीक्वाइडल सेल्स एंड टू पोलर न्यूक्लियाई। तो अब जब ये पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करके किसके, एम्ब्रियो सैक के यहाँ तक जब पहुँच आया, ठीक है, तो यहाँ पे 2 मेल गैमीट्स हैं और एक वेजिटेटिव सेल्स है। तो ये जो इसको तो एक तो हम कहते हैं एग सेल्स और दूसरे को कहते हैं सिनर्जिड सेल्स। क्या कहते हैं, सिनर्जिड सेल्स, ठीक है। और ये ऊपर की जो होते हैं इसको एंटीपोडल सेल्स कहते हैं, ठीक है। अब इसमें हमने क्या देखा कि अभी बताया कि आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड, भाई ये जो सिनर्जिड सेल्स है इसमें क्या हुआ, सिनर्जिड सेल्स के साइटोप्लाज्म में ये पोलन ट्यूब ने अपना क्या किया, 2 मेल गैमेट्स को रिलीज कर दिया, ठीक है। आगे क्या हुआ होगा जब रिलीज कर दिया 2 मेल गैमेट्स, तो आगे की बात है कि वन ऑफ द मेल गैमेट्स मूव टुवर्ड द एग सेल्स। भाई एक इसका मेल गैमेट्स किसकी तरफ, टुवर्ड द एग सेल्स, यानी एग सेल्स की तरफ क्या हुआ, मूव कर गया। और मूव कर जाने के बाद फिर क्या करेगा, फ्यूज विथ न्यूक्लियस, और वो जा करके मेल गैमीट एक न्यूक्लियस एग सेल्स के न्यूक्लियस से जा करके फ्यूज करेगा ठीक है। तो जब फ्यूज विथ न्यूक्लियस दस कंप्लीटिंग द सिंगेमी, तो इसको हम क्या कहेंगे, सिंगेमी की प्रोसेस कहेंगे, यानी कि 1 मेल गैमीट और 1 एग सेल्स से जा करके फ्यूज हुआ, उस प्रोसेस को हमने क्या नाम दे दिया, सिंगेमी। हमने बताया था कि यह भी वर्ड बहुत पूछा जाता है, सिंगेमी, ठीक है ना। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज नोन एज सिंगेमी। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसका रिजल्ट क्या होगा कि दिस रिजल्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ ए डिप्लॉयड सेल अब भाई जब ये मेल और फीमेल गैमेट दोनों फ्यूजन हुआ, सिंगेमी की प्रोसेस हुई, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ये फर्टिलाइज होकर के जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो रिजल्ट डिप्लॉयड सेल किस में कन्वर्ट हो गई, जाइगोट्स में। द अदर मेल गैमेट्स मूव टुवर्ड द 2 पोलर न्यूक्लियाई located in the central cells and fuse with them the produced diploid primary endosperm nucleus। अब आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि मान लीजिए यह एक क्या है, यह एक एग सेल्स है। एक एग सेल से मेल गैमेट जब फ्यूज किया तो किसका निर्माण हो गया, एक एग सेल से जब ये फ्यूज कर दिया तो ये जाइगोट का निर्माण कर लिया, ठीक है ना। और जाइगोट क्या हो गया, 2n हो गया, यानी कि एक मेल गैमीट और एक एग सेल्स, ठीक है ना तो ये निर्माण कर दिया जाइगोट का। अब इसकी जो दूसरी वाली है, ठीक है ना, कौन सी, दूसरी वाली, जब पोलर न्यूक्लियाई से एक न्यूक्लियाई ये और एक न्यूक्लियाई ये n और n, तो यहाँ पे किसका निर्माण कर दिया, 3n का, और जिसे हम क्या कहते हैं, इंडोस्पर्म कहते हैं, ठीक है तो अब आप समझ गए होंगे कि एक बार तो फ्यूजन हुआ इसके एग सेल से, ठीक है ना। तो एग सेल से फ्यूजन हुआ तो किसमें कन्वर्ट हुआ, एग सेल जाइगोट में। अब एक मेल गैमेट इसके पोलर न्यूक्लियाई कहाँ पे लोकेटेड है, सेंट्रल सेल में। तो जब वहाँ पे फर्टिलाइज हुआ तो एक मेल गैमेट n हुआ, हैप्लॉइड होते हैं गैमेट, गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। तो गैमेट्स एक n गैमेट्स किसके पास, सेंट्रल सेल ऑफ द एम्ब्रियोसाइक, एम्ब्रियोसाइक के पोलर न्यूक्लियाई से जाकर के, क्योंकि पोलर न्यूक्लियाई ही ना, एक n और एक n, ये दो न्यूक्लियस हैं। तो अब जब ये तीनों सेल से मिलती है तो उसको 3n कह देते हैं। और 3n से किसका निर्माण हो गया है, इंडोस्पर्म का निर्माण हो गया है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई अब जो ये इंडोस्पर्म है कैसा है, इसको शॉर्टकट में PEN कहते हैं, ठीक है ना। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई। यानी कि जब एक मेल गैमेट किससे फ्यूज करेगा, एग सेल से, तो कन्वर्ट किस में होगा, जाइगोट में। और जो एक मेल गैमेट्स और बचा हुआ है वो अगर पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करेगा तो इसका मतलब 3n बनेगा। और जब 3n बनेगा तो उसी को हम क्या कहते हैं, PEN, यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस।
एज दिस इन्वॉल्व द फ्यूजन देयर हैप्लॉइड न्यूक्लियाई इट टर्म ट्रिपल फ्यूजन। और इसी को हम नाम क्या देते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। क्या नाम देते हैं, ट्रिपल फ्यूजन का नाम देते हैं। ठीक है, इसको हम ट्रिपल फ्यूजन का नाम देते हैं। और चूंकि ये ट्रिपल फ्यूजन के माध्यम से, ठीक है ना, तो 3n एंडोस्पर्म, यानी आप कह सकते हैं कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण हुआ तो किससे हुआ है, ट्रिपल फ्यूजन के द्वारा हुआ, जिसे ट्रिपल फ्यूजन कहा गया है। सिंस 2 टाइप ऑफ फ्यूजन, आप समझ सकते हैं जब 2 टाइप्स का फ्यूजन हुआ, कितने टाइप्स का फ्यूजन हुआ, 2 टाइप्स का फ्यूजन, तो TWO 2 टाइप फ्यूजन। जब 2 टाइप का फ्यूजन हुआ तो एक फ्यूजन तो क्या हुआ था, एक फ्यूजन हुआ है ट्रिपल फ्यूजन, जिसका नाम क्या आया, ट्रिपल फ्यूजन। और दूसरा जो फ्यूजन हुआ है उससे किसका निर्माण हुआ है, तो ट्रिपल फ्यूजन में यानी कि ये 3n हुआ है, और यहाँ पे जो एक फ्यूजन हुआ है वो जाइगोट बना दिया है। क्या बना दिया है, जाइगोट बना दिया है। ठीक है ना, जाइगोट, तो इसको हम क्या कहते हैं, 2n। तो अब आप समझ सकते हैं कि ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है ना, 2 टाइप ऑफ फ्यूजन, 2 टाइप ऑफ फ्यूजन, ठीक है ना। जब 2 टाइप ऑफ फ्यूजन होगा तो इट्स नोन एज, क्या आप कह देंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। तो इसी को हम क्या कह देंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। बात समझ गए होंगे आप कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या है। जब 2 टाइप का फ्यूजन, एक टाइप की फ्यूजन में ट्रिपल फ्यूजन हुआ, दूसरे टाइप वाले का मेल गैमीट फ्यूज करके एक सेल से जाइगोट बना दिया, तो कितनी बार हुआ, एक बार यहाँ फ्यूज हुआ, एक बार यहाँ फ्यूज हुआ, तो 2 बार का जो गैमीट्स का फ्यूजन हुआ उसी को हमने क्या कह दिया, डबल फर्टिलाइजेशन कह दिया। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि सिंस 2 टाइप ऑफ फ्यूजन मीन्स सिंगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। कौन कौन सी प्रक्रिया होती है, एक तो आप सिंगेमी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, सिंगेमी, ठीक है ना। तो ये सिंगेमी और ट्रिपल फ्यूजन, ये 2 टाइप की जो फ्यूजन हुए हैं और इससे मिल करके ही ये डबल फर्टिलाइजेशन का निर्माण हुआ है। एन इवेंट यूनिक ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ये एक प्रकार का देखा जाए तो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ये केवल एक अनूठी घटना होती है, ठीक है ना, जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं। द सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन, भाई जब सेंट्रल सेल में ट्रिपल फ्यूजन हुआ तो किस में कन्वर्ट हो गया, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल्स में कन्वर्ट हो गया। इसमें कन्वर्ट हो गया, वो प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। ट्रिपल फ्यूजन के द्वारा किसमें कन्वर्ट हुई है वो सेल, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल में कन्वर्ट हुई। एंड डेवलप्स टू द इंडोस्पर्म, जो कि प्राइमरी इंडोस्पर्म किसका डेवलप कर दिया, इंडोस्पर्म का, ठीक है। एंड वाइल द जाइगोट डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो। अब आप समझ गए होंगे कि जाइगोट से किसका डेवलपमेंट हुआ है, एम्ब्रियो का। जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हुआ है, और इस ट्रिपल फ्यूजन से किसका हुआ है, इंडोस्पर्म का फ्यूजन हुआ है, इंडोस्पर्म का फ्यूजन हुआ है। तो ये बात आप एकदम से क्लियर कर लीजिए कि डबल फर्टिलाइजेशन को जब भी डिफाइन करना हो तो आप इस तरह बता सकते हैं कि 2 टाइप ऑफ फ्यूजन, सिंगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है ना, टेक प्लेस इन एन एम्ब्रियो साइट, द फिनोमेनन इज टर्म्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग अगला पॉइंट्स क्या लेते हैं, अगले पॉइंट्स की बात किया जाए तो अगला पॉइंट्स हमारा होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन का। क्या होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन का, ठीक है। अब ये तो आप समझ चुके होंगे कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन में कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन की बात अगर किया जाए तो सबसे पहले ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद की ये घटना होती है, ठीक है। तो पहले हमने प्री फर्टिलाइजेशन पढ़ा जिसमें फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स मीन्स माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर की बात हुई थी। उसके बाद ये हमने फर्टिलाइजेशन पढ़ा, और फर्टिलाइजेशन में जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट था आपके कंपटीशन और बोर्ड एग्जाम्स के लिए
ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है शॉर्ट नोट में, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। और ये डबल फर्टिलाइजेशन को आपको डायग्राम के माध्यम से भी डिस्क्राइब करना है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है तो फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक है ना, मीन्स हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे। अब यदि हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे तो इसमें क्या क्या होती है भाई, पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, ठीक है ना, और जो कि आगे चल के सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आगे की बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन की बात अगर किया जाए तो आप समझ सकते हैं कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या किया जाता है, कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन में अभी हमने बताया कि एम्ब्रियो और जाइगोट का डेवलपमेंट्स होता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट्स किसका किसका हो रहा है। यहाँ पे तो आपने देखा कि एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट्स और उसके साथ साथ मैच्योरेशन ऑफ ओयूल्स, ठीक है ना, इनटू सीड। भाई ओयूल्स जो है मैच्योर होकर के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। मैच्योरेशन ऑफ ओयूल्स इनटू सीड, यानी कि ओयूल्स मैच्योर होकर के सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड ओवरी इनटू फ्रूट, ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्लावर में, ओवरी फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो इसी को ही आप कह सकते हैं कि आर करेक्टिवली टर्म पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, सामूहिक तौर पे आप इसी को पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कह सकते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सी बातें आपको क्लियर हुई हैं। पहला तो आपने देखा कि एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट्स और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट्स। अब एम्ब्रियो के डेवलपमेंट्स में आपने क्या देखा था कि जो ओयूल्स होते हैं, ठीक है ना, वो ओयूल्स किस में कन्वर्ट हो गए, सीड में कन्वर्ट हो गए। अब बात आती है ओवरी की, ओवरी से किया फ्रूट में कन्वर्ट हो गए, ठीक है ना। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब हम लोग सबसे पहले डेवलपमेंट्स की बात करेंगे एंडोस्पर्म की। इसकी बात करेंगे एंडोस्पर्म की। अब एंडोस्पर्म की बात की जा रही है तो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन किससे हुआ है, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हुआ है वन मेल गैमेट एंड सेंट्रली लोकेटेड पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है ना। एंडोसाइक के पोलर न्यूक्लियाई के द्वारा एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हुआ है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट्स ऑफ क्या है, एंडोस्पर्म, डेवलपमेंट्स ऑफ एंडोस्पर्म। तो जब एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट्स किया जाएगा तो वो किस में हेल्प करेगा, तो एंडोस्पर्म डेवलप प्रोसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट्स। जो एंडोस्पर्म है वो विकसित करके एम्ब्रियो के डेवलपमेंट्स में क्या करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट्स में हेल्प करेगा। इसी के साथ में एंडोस्पर्म टिश्यू का निर्माण होगा, एंडोस्पर्म टिश्यू का निर्माण हो जाएगा। अब जब एंडोस्पर्म टिश्यू का निर्माण होगा तो आगे की प्रोसेस क्या होगी, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद द रिजर्व फूड मटेरियल, यानी जो एंडोस्पर्म है इसमें रिजर्व फूड मटेरियल्स, ठीक है ना। क्या क्या इसका यूज है याद रखिएगा, रिजर्व फूड मटेरियल्स, रिजर्व फूड मटेरियल्स, ठीक है, यानी कि न्यूट्रिशन, ठीक है ना। तो न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपमेंट आर डेवलपिंग एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट्स को ये एंडोस्पर्म क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो इन द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट the PEN undergoes successive nuclear division to gives rise to the free nuclei। तो साधारण तौर पे देखा जाए कि जो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट्स करता है तो उसमें क्या होते हैं कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में एक न्यूक्लियर
डिवीजन होता है और जिससे कि बहुत से फ्री न्यूक्लियाई का निर्माण हो जाता है। तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है ना, फ्री न्यूक्लियाई न्यूक्लियर सबसिक्वेंटली सेल वॉल फॉर्मेशन, और उसके बाद में सेल वॉल का फॉर्मेशन भी होता है। आकर्स एंड द एंडोस्पर्म बिकम सेलुलर, ठीक है। द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म बिफोर सेलुलराइजेशन वेराइटी ग्रेटली, और जो फ्री न्यूक्लियाई हैं की संख्या है वो क्या है, सेलुलराइजेशन से पहले, ठीक है। द कोकोनट वाटर फ्रॉम द टेंडर कोकोनट एंड डू यू फेमिलियर विद, आप समझ सकते हैं कि जो कोकोनट होता है, जो आप गरी जिसे आप कहते हैं, जो गरी आप खाते हैं ना, तो एक कोकोनट के अंदर जो वाटर फ्लूइड भरा होता है ना, वो क्या होता है, वही एंडोस्पर्म होता है। समझ गए? आप क्या खाते हैं, कोकोनट का एंडोस्पर्म खाते हैं, ठीक है ना। और वो एंडोस्पर्म बहुत से उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और उसका मतलब क्या होता है कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का कार्य करता है, ठीक है। तो इस तरह से ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाएगा। और भी अगर आप देखें तो एंडोस्पर्म में आपके मेडअप ऑफ 1000 ऑफ न्यूक्लियाई, जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है कोकोनट में बहुत हजारों संख्या में क्या पाए जाते हैं, न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, ठीक है। अब आगे की बात अगर किया जाए तो आगे यहाँ पे जो एंडोस्पर्म है में आइदर बी कम्प्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो होता है वो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट्स में पूरी तरह से क्या होता है, कंज्यूम कर लिया जाता है। किस में, जैसे पी है एंड ग्राउंड नट है, ठीक है ना। बिफोर सीड मैचुरेशन आर इट में भी परसिस्ट इन मैच्योर सीड, बहुत होते हैं कि जो सीड के मैच्योर होने के बाद भी लगे रहते हैं ये, ठीक है ना, पाए जाते हैं। तो परसिस्ट के तौर पे से कैस्टर है एंड कोकोनट है। टू बी यूज्ड ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, स्प्लिट ओपन द कैस्टर है, पीज है, बीन है, ठीक है, ग्राउंड नट है, फ्रूट ऑफ द कोकोनट है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो ये तो रहा है एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट्स। अब हम लोग देखते हैं एम्ब्रियो का डेवलपमेंट्स, यानी कि डेवलपमेंट्स ऑफ एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। अब अगर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो की बात किया जाए तो एम्ब्रियो का जो फार्मेशन हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, एम्ब्रियो का फार्मेशन जो हो रहा है वो कहाँ से होता है। तो एक तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट्स अगर देखा जाए तो डाइकाट में और मोनोकाट में। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, डाइकाट प्लांट्स में। डाइकाट प्लांट्स में जो एम्ब्रियो होता है उसका फार्मेशन की बात अगर किया जाए तो एम्ब्रियो डेवलप द माइक्रोपाइलर एंड, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किसके सिरे से हो रहा है, माइक्रोपाइलर एंड के सिरे से हो रहा है। वह भी एम्ब्रियो सैक में, वेयर द जाइगोट सिचुएटेड, जहाँ पे जाइगोट है उसी जाइगोट के द्वारा ही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। मोस्ट जाइगोट डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्म, भाई जो जाइगोट्स होते हैं वो क्या करके डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, और डिवाइड होते हैं। दिस एडाप्टेशन टू द प्रोवाइड द एज्यूम न्यूट्रिशन डेवलपिंग एम्ब्रियो, और वो एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन जो है प्राप्त करते हैं, ठीक है ना, कौन, एम्ब्रियो जो का जो डेवलपमेंट्स हो रहा है। थ्रू द सीड डिफर ग्रेटली, थ्रू द सीड डिफर ग्रेटली द अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट एम्ब्रियोजेनी। भाई शुरुआत में अगर देखा जाए तो जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट्स हो रहा है ठीक है ना, शुरुआती स्टेज पे मीन्स एम्ब्रियोजेनी कहते हैं। आर सिमिलर बोथ मोनोकाटिलिडन्स और डाइकाटिलिडन्स। तो शुरुआती जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट्स होता है वो मोनोकाट एंड डाइकाट में दोनों में एक ही समान होता है, ठीक है ना, एक ही तरीके से होता है। और उसके बाद देखा जाए कि एम्ब्रियोजेनी डाइकाटिलिडन्स एम्ब्रियो द जाइगोट गिव्स राइज टू प्रो एम्ब्रियो, और जैसे ही जाइगोट्स से एक शुरुआती एम्ब्रियो का निर्माण होता है तो उसके बाद
उसका स्ट्रक्चर कैसे बदलता है ग्लोबुलर में और हार्ट शेप में एंड मैच्योर एम्ब्रियो में। तो पहले ग्लोबुलर शेप्ड होगा, फिर उसके बाद हार्ट शेप होगा, फिर उसके बाद मैच्योर एम्ब्रियो में होगा। तो आइए हम इसको पहले डायग्राम के माध्यम से क्या करते हैं समझ लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही डायग्राम के माध्यम से समझते हैं तो सबसे पहले अगर बात किया जाए तो यह क्या है, यह एक जाइगोट है। और जाइगोट को आप समझ सकते हैं कि कैसी है, 2n सेल है। जाइगोट कैसी सेल है, 2n सेल्स है। अब ये जाइगोट में क्या होगा, अब ये जाइगोट में डिवीजन होगा। जब डिवीजन हो जाएगा तो आप देखते हैं कि 1 से ये कितने सेल में, 2 सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है ना। और जैसे ही 2 सेल में कन्वर्ट हो जाएगी तो इसकी शुरुआती वाले सेल्स को हम क्या कहते हैं, टर्मिनल सेल। ऊपर वाली जो सेल होती है उसको टर्मिनल सेल्स भी कह सकते हैं और एपिकल सेल्स भी कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं, एपिकल सेल्स, एपिकल सेल्स भी कहते हैं। टुवार्ड्स चला जा, ये किधर होती है, टुवार्ड्स द चला जा की तरफ, टुवार्ड्स चला जा। ठीक है ना। तो ये वाली सेल्स टर्मिनल सेल्स और एपिकल सेल्स होती है। और जो नीचे वाली सेल्स होती है जिसे आप और भी नाम कह सकते हैं, एम्ब्रियोनल सेल। और भी क्या कह सकते हैं इसको, टर्मिनल सेल, एपिकल सेल्स, और इसका नाम क्या हो सकता है, एम्ब्रियोनल सेल्स। ठीक है, ये एम्ब्रियोनल सेल्स हो गई। अब उसके बाद में बेसल सेल्स कौन सी होती है, बेसल सेल्स होती है नीचे वाली सेल्स, जिसे हम क्या कहते हैं, बेसल सेल्स कहते हैं। ठीक है ना। अब बेसल सेल्स को ही हम आगे इसी को हम सस्पेंसर सेल भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। ठीक है। तो बेसल सेल्स और सस्पेंसर सेल्स टुवार्ड्स तक किधर होती है, ये माइक्रोपाइल की ओर होती है, टुवार्ड्स द माइक्रोपाइल की ओर होती है। किधर होती है, माइक्रोपाइल की तरफ। तो जाइगोट सेल डिवाइड करके 2 सेल में कन्वर्ट हुआ। अपर सेल टर्मिनल सेल एपिकल सेल्स होती है और एम्ब्रियोनल सेल। और जो लोअर है उसको बेसल सेल्स सस्पेंसर से कहते हैं। टुवार्ड द माइक्रोपाइलर एंड की तरफ ये पाई जाती है। अब आगे ये जो एम्ब्रियोनल सेल्स है, ठीक है ना, तो क्या है, जो ये एम्ब्रियोनल सेल्स है आगे ये सेल्स क्या होती है, डिवाइड होती है। कैसे डिवाइड होती है, तो यहाँ पर से अगर आप देखें तो हाँ, तो यहाँ पे जो ऊपर वाली सेल है, कौन सेल, ऊपर वाली सेल, जो एम्ब्रियोनल सेल्स है वो डिवाइड कैसे, डिवाइड वर्टिकली। कैसे डिवाइड कर रही है, वर्टिकली डिवाइड कर रही है। ठीक है ना। यानी कि ये सेल्स ऐसे वर्टिकल डिवाइड होगी। तो वर्टिकल जब डिवाइड हो जाएगी ऊपर वाली सेल्स, ठीक है ना, तो सबसे पहले आपने जब ऐसे देखा था तो यह कितने सेल्स में, ये 2 सेल्स में डिवाइड थी। तो जो ऊपर वाली सेल्स थी वो वर्टिकली डिवाइड हो करके ये 2 सेल्स का फॉर्मेशन कर दिया। और नीचे वाली कैसी डिवाइड हो गई, हॉरिजॉन्टल टाइप से ये डिवाइड हो गई। तो अब आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि इसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोनल सेल कहते हैं। ये वाली सेल्स को ही हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोनल सेल्स। ये एम्ब्रियोनल सेल्स होती है। और जो ये सेल्स होती है इसी को हम कहते हैं सस्पेंसर सेल्स। ये सस्पेंसर सेल्स होती है। ठीक है ना। अब आगे अगर आप देखते हैं तो ये वाले जो सस्पेंसर सेल्स है, ये आगे जब सेल डिवाइड होती है तो आप समझ सकते हैं कि ऊपर वाली सेल्स भी, ठीक है ना, एम्ब्रियोनल सेल्स आगे डिवाइड होगी। तो ये 2 थी, अब ये 2 से कितने में डिवाइड हो जाएगी, 2 से ये 4 में डिवाइड हो जाएगी। कितने सेल में, 4 सेल्स, 2 से 4 सेल में डिवाइड हो गई।
और जो यहाँ की सस्पेंसर सेल्स थी वो 6 to 10 सेल्स के आसपास डिवाइड हो जाएगी। तो मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही मान लीजिए कि लगभग 6 to कितने सेल्स तक होगी डिवाइड ये सस्पेंसर सेल 6 से लेकर के 10 सेल्स। इसका नाम क्या है? सस्पेंसर सेल हो गई। ठीक है ना। और इस सस्पेंसर सेल को अगर देखा जाए तो जो लास्ट में इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है उसको हम क्या कहते हैं? हाउस्टोरियल सेल। क्या कहते हैं? हाउस्टोरियल सेल। हाउस्टोरियल सेल्स कहते हैं। ठीक है ना। टुवार्ड्स द किधर होती है? माइक्रोपाइल की तरफ होती है। तो यहाँ तक बात समझ गए आप कि ये पूरा जो है कैसी सेल्स है? ये आपकी हाउस्टोरियल सेल्स हो गई और सस्पेंसर सेल्स 8 सेल्स में डिवाइड हो गई। एम्ब्रियोनल सेल, ये वाली कौन सी सेल है? ये एम्ब्रियोनल सेल है। ये एम्ब्रियोनल सेल है। और फिर अब आगे जो है ये एम्ब्रियोनल सेल कितने में डिवाइड हो रही है? और आगे ये जो एम्ब्रियोनल सेल्स है वो 8 सेल्स में डिवाइड हो रही है। ठीक है ना। तो पहले आपने तो ऐसे बना लिया, तो ये तो 1 2 3 4 हो गई। ठीक है ना। इसके बाद भी सेल्स कितने में? 4 में। तो 4 अंदर 1 2 3 4 तो 8 सेल हो गई कि नहीं? एम्ब्रियोनल सेल्स किसमें? 8 सेल में डिवाइड हो गई। और अब उसके नीचे की अगर देखा जाए तो इसी को हम क्या कहते हैं? आर्क्टेंट स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्क्टेंट स्टेज। आर्क्टेंट स्टेज। और इसके नीचे की जो ये सस्पेंसर सेल होती है, ये सस्पेंसर सेल हो गई। ठीक है ना। 6 to 8 की संख्या में होती है। तो यहाँ तक तो आप समझ गए। अब ये तो आर्क्टेंट सेल हो गई। अब यही आर्क्टेंट सेल्स में अगर देखा जाए तो ये ईपी बेसल सेल्स। ठीक है ना। किसमें? यानी कि सबसे पहले ये इसका नाम क्या है? ईपी बेसल सेल्स। और जो इसके अंदर वाली सेल्स होती है उसको हम क्या कहते हैं? हाइपोबेसल सेल्स। हाइपोबेसल सेल्स। हाइपोबेसल सेल्स कहते हैं। ठीक है। तो अब ये प्रक्रिया तो हाउस्टोरियल सेल्स तो बन ही रही है। ठीक है ना। अब आगे आप क्या देख रहे हैं? जो ये वाली सेल्स है सस्पेंसर की सेल्स है। ठीक है ना। ये इसमें अगर देखें तो हाइपोफाइसिस सबसे ऊपर वाली जो होती है उसको हम हाइपोफाइसिस। और ये हाइपोफाइसिस किसका फॉर्मेशन करती है? ये हाइपोफाइसिस फॉर्म्स रूट कैप का। किसकी? रूट कैप का निर्माण करेगी। ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक है ना। ए बी सी। और उसके बाद में ये ए, अच्छा बी यहाँ पे है, ए बी और ये सी हो गया और ये क्या हो गया? डी नंबर हो गया और ये ई नंबर हो गया। ठीक है। अब आगे की अगर आप बात किया जाए तो आगे ये जो सेल्स होती है कौन सी? ईपी बेसल सेल्स और हाइपोबेसल सेल्स। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान दे देते हैं कि जो ईपी बेसल सेल होती है, ईपी बेसल सेल, तो ईपी बेसल सेल से किसका फॉर्मेशन हो रहा है? 2 कॉटिलिडन्स का। किसका फॉर्मेशन हो रहा है? 2 कॉटिलिडन्स का। और उसके साथ साथ इपीकॉटिल का भी। इपीकॉटिल का ही फॉर्मेशन हो रहा है। और किसका हो रहा है? प्लूम्यूल का हो रहा है। ठीक है। तो जो ईपी बेसल सेल है वो किसका निर्माण कर रही है? वो निर्माण कर रही है 2 कॉटिलिडन्स का, इपीकॉटिल का और प्लूम्यूल का। ठीक है ना। तो इस तरह से ये इसका
अब अगर बात करें हाइपोबेसल सेल्स की, तो इससे क्या निर्माण हो रहा है, तो हाइपोबेसल सेल्स, जो हाइपोबेसल की सेल्स होती है वो क्या निर्माण करती है, वो रेडिकल निर्माण करती है। किसका फॉर्मेशन करेगी, रेडिकल का फॉर्मेशन करेगी और हाइपोकॉटिल की, हाइपोकॉटिल, ठीक है। तो रेडिकल की भी फॉर्मेशन करेगी और हाइपोकॉटिल का फॉर्मेशन करेगी। अब देखिएगा यहाँ पे जो ये आर्क्टेंड स्टेज है वो कितने सेल में डिवाइड हो जाएगा, 16 सेल में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये आप देख ही रहे हैं, तो जब ये डिवाइड हो जाएगा तो मान लीजिए कि ये अंदर से 4 सेल्स हो गई, ठीक है। अब 4 सेल्स के बाद में फिर ये सेल्स अब किस में हो गई, 8 सेल्स में हो गई, ठीक है ना। अब यही 8 सेल्स से सीधे डायरेक्ट अगर आप देखें तो ये 8 सेल्स हो जाएगी। कितनी सेल्स हो जाएगी, 8 सेल्स हो जाएगी। तो इस तरह से ये कितने सेल्स में, 8 सेल्स में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं कि 8 सेल्स तो अंदर हो जा रही है और 8 ही सेल्स इसके बाहर होगी, ठीक है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, ये यहाँ पे 3 सेल हो गई और ये यहाँ पे इसकी 4 सेल हो गई, ठीक है। तो अब ये 4 सेल हो गई, 1 2 3 4 5 6 ये 7 ये 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 1। इस तरह से ये कितने सेल्स में डिवाइड हो गई, 16 सेल्स में, 16 सेल्स में ये डिवाइड हो गई, ठीक है। अब इसके बाद जो नीचे का आप देख रहे हैं, जो सस्पेंसर सेल्स है, यानी कि आप देख सकते हैं 8 बाहर की हो गई और 8 अंदर की हो गई। टोटल जो है ये 16 सेल में डिवाइड हो गई, 16 12। ये तो स्टोरिया हो गई। इस तरह से ये डायग्राम क्या हो गया, यह हो गया। अब आगे की कंडीशन क्या होती है, इसके बाद की कंडीशन है, तो भाई इसके बाद ये जो कंडीशन हो रही है वो यहाँ पे इसका शेप कैसा बन गया, इसका शेप तो बन गया ग्लोबुलर शेप। कैसा बन गया, ग्लोबुलर शेप्ड, ये ग्लोबुलर शेप्ड हो गया। तो ई के बाद ये एफ, ठीक है। तो एफ वाला जो डायग्राम आया ग्लोबुलर शेप्ड का हो गया। अब आगे की बात अगर करें तो और भी डायग्राम इसके हार्ट शेप बनेंगे। कैसे बनेंगे, ये देख रहे हैं ना, इसके डायग्राम हार्ट शेप बन गए। ये इसके डायग्राम किस तरह से बन रहे हैं, ये हार्ट शेप बन गया, ठीक है। अब ये डायग्राम जब हार्ट शेप बन गया, ठीक है, तो इसी को ही आगे आप और भी देख सकते हैं, ठीक है। इसी को आप और भी देख सकते हैं। तो ये हार्ट शेप्ड हो गया। अब मान लीजिए इसमें ये ऊपर के जो, इसका नाम क्या हो गया, कार्टिलीडन्स नाम हो गया, कार्टिलीडन्स हो गया, ठीक है। ये कार्टिलीडन्स हो गया। तो ये वाला जो पोर्शन है इसको हम क्या कहते हैं, प्लूम्यूल। किसका निर्माण हो रहा है, प्लूम्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब प्लूम्यूल के बाद में ये जो लेयर है इसका नाम है डर्मेटोजन, ठीक है। अब इसके अंदर की लेयर जो होती है उसको कहते हैं पेरीब्लेम। ये वाली लेयर कहते हैं पेरीब्लेम, ठीक है। और भी जो इसके अंदर की लेयर्स है उसको हम क्या कहते हैं, प्लूरोम। क्या कहते हैं, प्लूरोम। ये प्लूरोम हो गया। अब यानी इसका स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं कैसा हो गया, हार्ट शेप्ड,
इसका स्ट्रक्चर हार्ट शेप्ड हो गया। अब यही हार्ट शेप के बाद ही इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये एक मैच्योर एम्ब्रियो, और कह सकते हैं एक मैच्योर एम्ब्रियो। ठीक है, तो इस तरह से आप एक मैच्योर एम्ब्रियो को आप बना करके दिखा सकते हैं। ठीक है, अब ये तो इस तरह से आप बना दीजिएगा, और इसके अंदर में ये जो है सस्पेंसर सेल्स हो गई। अब यही सस्पेंसर सेल्स आगे चल करके, ठीक है, कार्टिलेडन्स का फॉर्मेशन कर रही है। ये देखो कर रही है कि नहीं कर रही है कार्टिलेडन्स का फॉर्मेशन। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका ये निर्माण हो गया। ये सस्पेंसर सेल्स ये सब, और ये माइक्रोपाइल और प्रोटी, इसको तो नाम क्या देते हैं, माइक्रोपाइल। इसका नाम क्या देते हैं, इसका नाम देते हैं माइक्रोपाइल। ठीक है, अब माइक्रोपाइल और इसको क्या बोलते हैं, रूट कैप। ये देखो ये रूट कैप इसका नाम हो गया, और रूट कैप के बाद में ये दोनों क्या कहला दिए, कार्टिलेडन। ये दोनों कार्टिलेडन कहला दिए। ठीक है, और इसका नाम क्या हो गया, अभी हमने लिखा है, इसका नाम क्या हो गया है, प्लूम्यूल। क्या कहते हैं इसको, प्लूम्यूल हो गया। और ये हाइपोकार्टिल, इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइपोकार्टिल। ये हाइपोकार्टिल हो गया, प्लूम्यूल हो गया, और ये जो लेयर होती है इसको कहते हैं इंटेगुमेंट। ठीक है ना, ये इंटेगुमेंट्स की लेयर हो गई। इस तरह से ये ओयूल्स किस में कन्वर्ट हो गया सीड में। ठीक है ना, ये हो गया आपका ओयूल सीड में कन्वर्ट हो गया। अब बात आती है कुछ और भी, ये तो हमने बता दिया डाइकाट प्लांट्स में, यानी एम्ब्रियो प्रो एम्ब्रियो के फॉर्मेशन तक तो सेम होती है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर आगे जो है मोनोकाट प्लांट्स में अलग हो जाता है। ठीक है, तो अगर मोनोकाट की बात किया जाए तो जो भी मोनोकाट के प्लांट का स्ट्रक्चर ये तो हमने बना दिया आपका, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद थोड़ा सा हम लोग बातचीत करते हैं मोनोकाटिलेडन्स प्लांट्स। आइए, अब जैसे ही मोनोकाटिलेडन्स इनके प्लांट्स का हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं, तो वो तो हमने बना ही दिया था डाइकाट में। अब ये ठीक है, इस टाइप से फिर ये बना दिया। अब उसके बाद में आप ये देख सकते हो, और यहीं पर से ये सीधे ये बन गया। ठीक, अब इसके ऊपर भी, इसके अंदर भी बहुत सी डिजाइनें आपको बनानी हैं, जैसे कि ठीक है, इसके अंदर भी डिजाइन आपको बनानी है कुछ इस तरीके से। ठीक है ना, आगे भी आप डिजाइन बना दीजिएगा अपने से, इस टाइप से ले आइएगा और फिर ये डिजाइन बना दीजिए। ये यहाँ पे इसका नाम लिख लीजिएगा एपिकॉटिल। क्या नाम लिख देंगे, एपिकॉटिल। ये एपिकॉटिल हो गया। अरे यार,
क्या हो गया ये ईपी ब्लास्ट, मच्छर काट रहे हैं, ईपी ब्लास्ट, ये ईपी ब्लास्ट हो गया। अब उसके बाद में रेडिकल की बात करते हैं, तो ये यहाँ पे रेडिकल्स का फॉर्मेशन कर लिया, और ये आपकी क्या है रूट कैप हो गया, और उसके बाद में कोलियोराइजा, ठीक है, COLEO कोलियोराइजा। और भी क्या बचा, सूट एपेक्स बचा है, ये यहाँ पे डिजाइन होती है सूट एपेक्स, ये सूट एपेक्स हो गया। और कोलियोटाइल, यानी कि ये वाला स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, कोलियोटाइल, ठीक है। अब आगे का क्या होता है, स्कुटेलम, 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 ये स्कुटेलम है। तो थोड़ा बहुत आइए इस पे डिस्कस कर लेते हैं इसके डायग्राम पे। तो इसका जो डायग्राम पे डिस्कस यही करना है इसमें कि जो अभी हमने पढ़ा डाइकोटिलेडन्स प्लांट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट्स, उस तरह से हम मोनोकाट में भी पढ़ने जा रहे हैं। तो एम्ब्रियोज मोनोकाटिलेडन्स ओनली वन कार्टिलेडन्स, कितने कार्टिलेडन्स होते हैं मोनोकाट में, ओनली वन कार्टिलेडन्स होते हैं। द ग्रास फैमिली कार्टिलेडन इज कॉल्ड द स्कुटेलम, और पूरे ये जो घास की परिवार की होती है उस कार्टिलेडन्स को हम क्या कहते हैं, ये है कार्टिलेडन्स, ठीक है, जिसे आप स्कुटेलम कहते हैं। अब ये स्कुटेलम इज सिचुएटेड टुवर्ड द साइड एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है ना, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस के पास जो है सिचुएटेड होती है। एंड लोअर इन द एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज रेडिकल एंड रूट कैप enclose the undifferentiated seed, undifferentiated seed are called कोलियोराइजा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोलियोराइजा जो है ये इन द पोर्शन पे अनडिफरेंशिएटेड एक कवरिंग है, द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्कुटेलम is epicotyl, and epicotyl has a shoot apex and a few primordia enclose the hollow foliar structure is the coleoptile, ठीक है ना। ये कोलियो एक खोखले में स्ट्रक्चर है। तो ये तो रही बात आज आपकी किसका डेवलपमेंट्स हमने पढ़ा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट्स। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आप नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग मिलेंगे सीड पे, ठीक है। तो आज यहीं तक।